हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन लेक्चर नंबर 3 में। जो ग्लाइकोलिसिस हमारा पेंडिंग था उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे और एक छोटा लेक्चर रहेगा इसमें बेटा मैं ग्लाइकोलिसिस आपको कंप्लीट करूंगा और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आपको आने चाहिए। तो आपने क्या करना है, बस कॉपी पेन लेकर ध्यान से बैठना और जो जो पॉइंट्स आप लिख सकते हो लिख लो, या उसको एक साथ फिर लिख के याद कर लेना। मतलब जो जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा उनको आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने आपको कहां पर छोड़ा था, मैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स पढ़ा रहा था, तो एक बार मैं सारा दोबारा से आपके लिए लिंक कर देता हूं, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ाने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे। मैंने कहा था कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड। मोस्ट ऑफ द सेल ग्लूकोज को यूज करते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज का क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। उसके बाद जो पायरुवेट है वो अंदर एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसके बाद उसका वहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। इतनी बात हमने लास्ट डिस्कस कर ली थी और उसके आगे कुछ ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स भी हमने पढ़े थे। तो चलिए आ जाते हैं वापसी उन स्टेप्स पे। मैंने आपको जो ग्लाइकोलिसिस के बारे में बेसिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बोला था बेटा, मैंने आपको ये बोला था, एक सेकेंड देंगे। मैंने आपको जो पॉइंट्स बोले थे वो ये बोले थे कि ग्लाइकोलिसिस होती कहां पर है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में होती है, पहला पॉइंट याद रहेगा। देखो एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि रेस्पिरेशन दो जगह होता है, एक साइटोप्लाज्म और एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस होती कहां पर है, साइटोप्लाज्म में होती है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप हैं, इसका मतलब 10 एंजाइम होंगे और वो सारे के सारे एंजाइम कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। वो सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में होंगे, 10 के 10, ठीक हो गया। उसके बाद किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा, इसको वर्कआउट किया था 3 साइंटिस्ट ने। उनका नाम है एम्बेडन, मेयरहॉफ, परनास। एम्बेडन, मेयरहॉफ, परनास ने इनको वर्कआउट किया था इस स्टेप्स को। इसे हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है शुगर, शुगर का मतलब स्वीट का ब्रेकडाउन। यहां पर ब्रेकडाउन एक्चुअल में होता है जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस को अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आपने लोकेशन देख लिए, नंबर ऑफ एंजाइम देख लिए, क्या यहां CO2 बनता है, नहीं, इसलिए इसे पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। यहां तक समझ में आ रही है। और ये सभी तरह के सेल में होता है, प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा, एरोबिक भी होगा, एनएरोबिक सेल में भी होगा। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, ग्लाइकोलिसिस अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल, एरोबिक, एनएरोबिक। कोई भी ऐसा सेल जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है या एनएरोबिक करता है, सभी में ग्लाइकोलिसिस होगा। और कहां होगा ग्लाइकोलिसिस बेटा, मेरे पास प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में होगा, बैक्टीरिया सेल में होगा, सभी तरह के सेल्स में ग्लाइकोलिसिस होता है। कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं। कितने एंजाइम है, 10 एंजाइम है। कैसा ऑक्सीडेशन है, पार्शियल। चलिए आगे ले चलते हैं कहानी को और आपको बेटा पूरा बात समझाएंगे। पर मैं ग्लाइकोलिसिस को अगर शॉर्ट में कहूं तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, एक 6 कार्बन की शुगर की ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। इस 6 कार्बन की शुगर की ऑक्सीडेशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट रहेगा जहां पे मैं एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा, जिसे मैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज कहूंगा, जहां पर मैं क्या करता हूं, इस 6 कार्बन पर 2 फॉस्फेट जोड़ता हूं एटीपी से, और फॉस्फेट जोड़ने के बाद उसको मैं 3-3 कार्बन की 2 शुगर में तोड़ लेता हूं। उसके बाद मैं उस शुगर को ऑक्सीडाइज करके पायरुविक एसिड बनाता हूं। ये काम मैं करूंगा किसमें, ये काम मैं ग्लाइकोलिसिस में करूंगा। तो अगर मैं आपसे सिंपल टर्म में पूछूं ग्लाइकोलिसिस में आप क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे कि शुरुआती स्टेप जो है वहां पर हम एनर्जी इन्वेस्ट करके 3-3 कार्बन की 2 शुगर बनाएंगे, फिर उस शुगर का ऑक्सीडेशन करके और एनर्जी बनाएंगे। तो जो नेट प्रोसेस होगा उसमें एनर्जी बन रही होगी। देखो मैं आपसे कहूं कि 2 एटीपी लग रहा है, 4 एटीपी बन रहा है, तो नेट तो 2 बन रहा है ना। तो हम शुरुआत में एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे और बाद में हमारे पास एनर्जी बनेगी। ये ग्लाइकोलिसिस होता है। ये चीज समझ में आ रही है। तो आपको ऑक्सीडेशन में CO2 नहीं बनेगा, ऑक्सीडेशन में कार्बन ऑक्सीडाइज होगी। देख लो आप, क्लियर है बेटा ये चीज। ये देखो कार्बन ऑक्सीडाइज होगी। अगर आप देखो CHO ग्रुप की जगह COH आ जाएगा, इसकी जगह कीटोन आ जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और ग्लाइकोलिसिस के मैंने बेटा कुछ स्टेप्स पढ़ाए थे, मैं आपको दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं स्टेप्स पढ़ाना। टोटल 10 स्टेप हैं।
तो मैं ये करूंगा, आपको सुन लो ध्यान से। ग्लाइकोलिसिस के टोटल कितने स्टेप है? मेरे पास 10 स्टेप है। तो मैं ग्लाइकोलिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। शुरुआत में मैं एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा। शुरुआत में मैं क्या करने वाला हूं? एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा और बाद में मैं एनर्जी प्रोड्यूस करूंगा। तो जो इनिशियल रिएक्शंस होंगे, इनिशियल स्टेप में एटीपी यूज होगी, तो इसे कहेंगे एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेप्स। इनमें एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है, यहां ना एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है। दूसरा क्या होगा? लेटर स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ऑक्सीडेशन अकर तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, स्टेप कितने? 10। 10 स्टेप इज इक्वल टू 10 एंजाइम। उसमें से आपको याद रखने वाली बात कि जो फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप है, आप समझ रहे हो, ये इर्रिवर्सिबल होता है। इर्रिवर्सिबल का मतलब होता है ये वापसी नहीं जा सकता। बाकी के जो अदर स्टेप्स हैं वो सारे रिवर्सिबल होते हैं। अदर स्टेप्स क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। अब ये रिवर्सिबल इर्रिवर्सिबल कैसे समझना है आगे करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप, 10 स्टेप में जो शुरुआत वाले स्टेप हैं उन्हें एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेप कहेंगे। वहां एटीपी खर्चेंगे, बाद में एटीपी बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप से, है ना। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर लेते हैं, जो मैंने डिस्कस किया है आपसे। तो जो पहला स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा, उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, ग्लूकोज जो रहेगा उस ग्लूकोज को, आप देखें ध्यान से, ग्लूकोज पर फॉस्फेट जोड़ना है। तो ग्लूकोज बेटा हमारे पास 6 कार्बन की शुगर होती है। तो इसको मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो देखो ऐसे ड्रॉ करता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों को आता होगा, ग्लूकोज का ऐसे रिंग स्ट्रक्चर होता है और रिंग स्ट्रक्चर के साथ ये मेरे पास यहां कार्बन होती हैं, ऐसे इस तरीके से कार्बन होती है। आप यहां H नीचे या ऊपर ऐसे करोगे, फिर रिवर्स कर दोगे, OH ऊपर H नीचे और यहां H ऊपर OH नीचे। ऐसे अगर आप OH ऊपर और H नीचे कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, इस तरीके से हमने ये एक ग्लूकोज बना दिया, है ना, ग्लूकोज बना दिया। तो ये मेरे पास एक ग्लूकोज है। अगर मैं इस पे नंबर डालूं तो आप देख सकते हो, मैंने ये कार्बन पे नंबर डाल दिया, 6th नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, इस 6th कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ रहा हूं। इसे कह रहे हैं एनर्जी इन्वेस्ट करना प्रोसेस में। तो फॉस्फेट जोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? एटीपी से। आपको पता होना चाहिए एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसका एक फॉस्फेट यहां चला जाएगा इसके पास, ठीक है। तो मेरे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब 6ठी कार्बन पर फॉस्फेट चला गया, 6th कार्बन पर फॉस्फेट चला गया। उसे हमने क्या बोला बेटा? उसे हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोला। तो मैं रिंग ऐसी की ऐसी बना रहा हूं, ठीक है, बाकी के पार्ट नहीं बना रहा हूं। मैं रिंग पर आपको यह शो कर रहा हूं कि जो ये 6th कार्बन है उसके साथ ये फॉस्फेट जुड़ गया। ये मेरे पास क्या जुड़ गया? फॉस्फेट। आप देख लो 6th कार्बन पर। तो 6th कार्बन पर आपके पास ये 6th कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब मेरी बात सुनो, ये पहला रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में कौन सा स्टेप हुआ है? फॉस्फेट जुड़ा है। तो फॉस्फेट जुड़ने को स्टेप को हम क्या नाम देंगे? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलोगे? फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसके लिए एंजाइम जो चाहिए उसे हम नाम देते हैं हेक्सोकाइनेज। होता यह है बेटा, हेक्सोकाइनेज एक नॉन स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पे फॉस्फेट जोड़ सकता है। हेक्सोकाइनेज एक नॉन स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पे फॉस्फेट जोड़ सकता है। ये नॉन स्पेसिफिक शब्द का क्या मतलब है आगे देखेंगे। पहले आप ये देखो, हेक्सो का मतलब होता है 6, काइनेज वर्ड तब आएगा जब एटीपी इन्वॉल्व होगा। तो काइनेज वर्ड कब आएगा? व्हेन एटीपी इन्वॉल्व। जब एटीपी इन्वॉल्व होगा तो मेरे पास क्या आएगा? काइनेज वर्ड आएगा। क्लियर है?
तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास हेक्सोकाइनेज हो गया। अब सेकंड क्या है बेटा, सेकंड क्या है जो आप ध्यान से समझे, सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या था, आपने ग्लूकोज की 6 कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ दिया। हम शुरुआत के 3-4 स्टेप में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, उस मॉलिक्यूल को रेडी कर सके जिसकी मुझे ऑक्सीडेशन करनी है। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया है, पहले स्टेप में ध्यान से सुनेंगे, पहले स्टेप में मैंने ग्लूकोज पर क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, उसका आइसोमर बनाऊंगा। तो सेकेंड स्टेप को मैं कह रहा हूं आइसोमराइजेशन। सेकेंड स्टेप को मैं क्या कह रहा हूं, आइसोमराइजेशन। इसमें मैं क्या करूंगा, जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ध्यान देंगे, उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को देखो इधर, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आप कन्वर्ट कर दोगे उसके आइसोमर में। आइसोमर क्या होता है बेटा, आइसोमर होता है कि जिसका स्ट्रक्चर अलग हो, है ना, फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। एंजाइम का नाम आइसोमरेज, एंजाइम का नाम आइसोमरेज, पूरा नाम फॉस्फोग्लूको, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, मतलब ग्लूकोज वाले फॉस्फेट का आइसोमर बना रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको और क्लियरिटी होगी। ये वो ग्लूकोज है, आप देखो ध्यान से बेटा, ये वो ग्लूकोज है जो हम आपको दिखा रहे हैं जिसके 6th कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब मैंने इसका आइसोमर बनाया, तो मैंने जब ये आइसोमर बनाया है तो देख लो ये वाली रिंग बनाई है बेटा, ऐसी रिंग जिसमें 5 कार्बन रिंग में होती है और 1 ऑक्सीजन होती है, उसे आप केमिस्ट्री में पायरान पढ़ते हो। ये वाली रिंग फ्यूरान है, फ्रक्टोज में होती है ये रिंग। तो इसमें आपके पास, आप देखो ध्यान से, ये फॉस्फेट ऑलरेडी है जो 6th कार्बन थी, यहां पर फॉस्फेट ऑलरेडी है, यहां आपके पास CH2OH आ गया। बाकी ये फर्स्ट कार्बन है, आप देखें इस रिंग पे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई। अब ये स्ट्रक्चर किसका है, फ्रक्टोज का। तो आपने इस रिंग को इस रिंग में कन्वर्ट कर लिया ताकि ये फर्स्ट कार्बन, देखो आप समझो ध्यान से, यहां रिंग के अंदर 5 कार्बन थी, एक बाहर थी 6th वाली, यहां रिंग के अंदर 4 कार्बन ही है, फर्स्ट और 6th बाहर है। अब आपको क्या करना है, इस पर भी फॉस्फेट जोड़ना है। तो अगर ये सेकंड स्टेप आप समझ पा रहे हो, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, आइसोमर बनाया है आपने क्या बनाया बेटा, आइसोमर बनाया। अगर अब मैं थर्ड स्टेप की बात करूं, आप दोबारा से एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, दोबारा से आप क्या कर रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। इसे आपने क्या बोला, फॉस्फोराइलेशन बोला। थर्ड स्टेप अगेन फॉस्फोराइलेशन। अब देखो जरा, आपके पास कंपाउंड का नाम क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन का है ये भी, और उसकी 6th कार्बन पर फॉस्फेट है। आपने उस पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर आपने दोबारा से, मान लो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये रहा, इस पे आपने इस कार्बन पर एक और फॉस्फेट जोड़ दी। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फ्रक्टोज, देखो 1 पर 6 पर बिस फॉस्फेट, बिस का मतलब होता है 2 फॉस्फेट आपने जोड़ दी। तो अगर मैं रिंग दिखाऊं आपको तो रिंग कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, रिंग कुछ ऐसे आएगी जिसमें हमने क्या किया है, ध्यान देंगे, जिसमें हमने क्या किया है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है, ठीक है, यहां पर फॉस्फेट जोड़ा है और यहां पर मैंने फॉस्फेट जोड़ा है। क्लियर हो गया, दोनों पे फॉस्फेट जोड़ दिया। अगर आप नंबर देखो तो मैं काउंटिंग करूंगा तो ये मेरे पास ऐसे मैं नंबर बना रहा हूं, ऐसे। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मैं ये नंबर लिख रहा हूं। तो ये फॉस्फोराइलेशन हो गई। तो आपने आइसोमराइजेशन लिखा, आपने फॉस्फोराइलेशन लिखा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। क्लियर हो गई बात बेटा। और इस एंजाइम का नाम जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, एंजाइम का नाम क्या है, आप अगर एंजाइम का नाम लिखेंगे तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, दोबारा से काइनेज चाहिए मुझे,
क्या चाहिए? काइनेज। कौन सा काइनेज? फ्रक्टोज वाला, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। आपको समझ आ रहा है? काइनेज आ गया और एटीपी क्या देगा? अपनी फॉस्फेट दे देगा। तो एटीपी से आपका क्या बन गया? एडीपी बन गया। क्या आपको यहां तक क्लियर है? देख रहे हो यहां पे? तो मैंने पहले स्टेप में फॉस्फोराइलेशन करी है, सेकेंड स्टेप पे मैंने क्या करी है? आइसोमराइजेशन, थर्ड स्टेप में फॉस्फोराइलेशन। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं बेटा? देखो, मैं चाहूं अब इसके बाद मैं फोर्थ स्टेप पढ़ रहा हूं। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया? फोर्थ स्टेप में मैं स्प्लिटिंग करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं? ब्रेक डाउन कर रहा हूं। इसको स्प्लिटिंग कह रहा हूं। स्प्लिटिंग का मतलब मैं तोड़ूंगा। किसको तोड़ रहा हूं? स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसको तोड़ रहा हूं और क्या बना रहा हूं? 2 शुगर बना रहा हूं। तो इसका मतलब मैंने क्या किया? 6 कार्बन की शुगर को तोड़ के 3 कार्बन की 2 शुगर बनाई है। ये भी शुगर था और इसको तोड़ के मैंने ये भी जो बनाई है शुगर बनाई है बेटा। ये भी जो बनाई है मैंने क्या बनाई है? शुगर बनाई है। क्लियर हो गई बात? 3-3 कार्बन की 2 शुगर बना दी। इतना चीज आपको समझ आना चाहिए। देखो, अभी तक मैंने कोई ऑक्सीडेशन नहीं किया है। मैंने अब पहला स्टेप किया है जहां पे बॉन्ड तोड़ रहा हूं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक शुगर है, उसको तोड़कर मैं 2 शुगर बना रहा हूं। एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में कीटोन ग्रुप है। आपको जब अब आपको बेटा कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाया जाएगा तो उसकी एक डेफिनेशन लिखाई जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप होता है और या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। तो मैं यहां पर फ्रक्टोज को तोड़ूंगा और उससे मैं क्या करूंगा? फ्रक्टोज को तोड़ के फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसको तोड़कर 2 शुगर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? 2 शुगर बना रहा हूं 6 कार्बन की। ये 6 कार्बन है, इसको तोड़ के 3-3 कार्बन की 2 शुगर बना रहा हूं। अब जरा शुगर का स्ट्रक्चर अगर आप देख लें तो आपको अच्छा रहेगा। मैं 3-3 कार्बन की 2 शुगर बना रहा हूं। आपको ये मैं कह रहा हूं, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में कीटोन ग्रुप है, ठीक है। यहां पर इसके साथ बेटा फॉस्फेट लगा हुआ है, ऐसे आप देख रहे हो, इसके साथ यहां फॉस्फेट लगा हुआ और आपको पता है एक से ज्यादा OH ग्रुप, तो एक OH ग्रुप यहां था जहां मैंने फॉस्फेट लगा दिए। देखो मेरे पास ये 3rd कार्बन है, ये वाली, इसके साथ CH2 के साथ OS था। एक्चुअल में यहां पर क्या था बेटा? मेरे पास OS था। आप समझो इस चीज को, यहां पर मेरे पास OS था, तो इस OH की जगह फॉस्फेट लग गया। इस OH की जगह क्या लग गया? फॉस्फेट। ये 3 कार्बन की शुगर बन गई आपके पास। तो यहां आपके पास क्या आ गया? फॉस्फेट आ गया, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास इसके साथ मेरे पास फॉस्फेट आ गया यहां, और यहां CH2OS तो है ही। तो इस शुगर का नाम है डाईहैप। डाईहैप, हैप का मतलब समझो, देखो क्या, डाई का मतलब 2। तो पहले इसमें 2 OH ग्रुप थे। पहले इसमें क्या थे? हमारे पास 2 OH ग्रुप थे। मैं रिपीट करूंगा, पहले यहां पर आपके पास 2 OH ग्रुप थे। एक OH ग्रुप यहां था, ठीक है। देखो, एक OH ग्रुप यहां था, एक यहां था, उसकी जगह फॉस्फेट जुड़ गया। एक OH ग्रुप यहां था, एक यहां था, उसकी जगह फॉस्फेट जुड़ गया। तो इसका नाम है फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड ये नाम है, और इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मैं रिपीट करके फिर से स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके लिए। मैंने 3 कार्बन की 2 शुगर बनाई है। आज याद कर लो, अगर आपसे कोई कहे कि 3 कार्बन की शुगर लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिख के दिखाओगे? ये देखो, ये 3 कार्बन है आपके पास, आपको इस पे एल्डिहाइड वाली शुगर लिखनी है, तो आप CHO लिखो, उसके बाद एक OH ग्रुप यहां बनाओ और एक OH ग्रुप यहां बनाओ, बाकी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। यहां तक समझ में आ रही है? इसे 3 कार्बन की शुगर कहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर तो OH समझ में आता है, यहां H लगा दिया मैंने। यहां पर मैंने क्या किया है बेटा? इस CH2 है ना, CH2, इसके साथ फॉस्फेट लगा दिया। तो शुगर का नाम ग्लिसल्डिहाइड था, फॉस्फेट लगाने से फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड हो गई। अब जरा इस शुगर का नाम देखो कैसे लिखोगे। ये 3 कार्बन की शुगर है,
जिसमें कीटोन लगा हुआ है, तो दोनों पे CH2 लगेगा और यहां OH था, यहां OH था, तो किसी एक OH की जगह फॉस्फेट लगा दो बस, तो इसका नाम हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देखो शुगर का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फॉस्फेट यहां जुड़ गया और यहां जुड़ गया, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये 6 कार्बन का फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये 3-3 कार्बन की शुगर में बना टूटा है। एक शुगर एल्डोज है, एल्डोज समझ में आता है, एल्डिहाइड शुगर है, और एक शुगर कीटोज है, और दोनों में एक एक फॉस्फेट चला गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने एटीपी खर्च क्यों किया और 2 ही क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, उस 6 कार्बन के कंपाउंड को 3-3 कार्बन में तोड़ना था और दोनों पर एक एक फॉस्फेट चाहिए थी, इसलिए 2 एटीपी खर्च किए। यहां तक समझ में आ रही है? और क्योंकि जब तक मैं फॉस्फेट नहीं होगा उसकी आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो ये अभी तक कौन सा स्टेप पढ़ा है मैंने? 4th। इसके एंजाइम का नाम एल्डोलेज है, क्योंकि ये एल्डोल कंडेंसेशन का उल्टा है, अपोजिट है, एल्डोलेज नाम है। एल्डोलेज क्या है बेटा? जैसे हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को जोड़ के ये कंपाउंड बनाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, ये उसका उल्टा है, इसलिए एंजाइम का नाम क्या है? एल्डोलेज। क्या नाम है? एल्डोलेज। अब जरा इन रिएक्शंस को मैं एक प्रॉपर उसमें लिखता हूं, कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस के सिंगल स्टेप में लिखने की कोशिश करता हूं। जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। मैंने स्टार्ट कैसे किया? मैंने ग्लूकोज से स्टार्ट किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस स्टेप का नाम मैंने क्या रखा है, आप बताओ खुद से? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन करी है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहां पर मैंने इसके साथ क्या खर्च किया है, अगर आपसे कोई पूछे, मैंने यहां पर एटीपी खर्च किया है। एटीपी खर्च करने की वजह से मेरे पास एडीपी बन गया, फॉस्फेट यहां आ गया, ग्लूकोज 6, P का मतलब फॉस्फेट। एंजाइम का नाम मैंने यहां पर हेक्सोकाइनेज रखा है, पिंक से मैं एंजाइम का नाम रख रहा हूं, हेक्सोकाइनेज रखा है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है बेटा, इसका आइसोमर बनाया है, तो प्रोसेस का नाम आइसोमराइजेशन, प्रोसेस का नाम आइसोमराइजेशन। एंजाइम का नाम क्या रखूंगा? फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। और मैंने ग्लूकोज को आइसोमर करके क्या बना दिया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये बना दिया। अब अगला स्टेप क्या है बताओ? अगले स्टेप में मैंने क्या किया, फिर से फॉस्फोराइलेशन करी है। मैंने फिर से क्या करी है? फॉस्फोराइलेशन। आप देख रहे हो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं यहां पर, फॉस्फोराइलेशन। एनर्जी कहां से आई? एटीपी से। तो शुरुआत में एनर्जी इन्वेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो बेटा ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट नहीं हो सकती, एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, आइसोमराइजेशन। अब मैं अगर आपसे बताऊं, ये वाला स्टेप रिवर्सिबल है बेटा, ये पहला स्टेप इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से मैंने क्या बनाया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया, और इसको मैंने 2 उसमें तोड़ दिया, इसको मैंने 2 शुगर में तोड़ दिया ऐसे। एक बना दी डाइहैप। आपको पता डाइहैप क्या है? 3 कार्बन की शुगर है, तो मैं इस स्टेप का नाम क्या लिख सकता हूं? स्प्लिटिंग। और एंजाइम का नाम एल्डोलेज, ठीक है। और मेरे पास क्या आ गया बेटा? एक आ गया PgAl आ गया। यहां तक आपने पढ़ा। कितने स्टेप हुए अभी तक? 4। कितने स्टेप हुए? 4 स्टेप हो गए। ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। 4 स्टेप हुए अभी तक। यहां तक आपको एकदम साफ साफ दिखना चाहिए 4 स्टेप हुए हैं। अब आपको सबका रीजन पता है कि मैंने ग्लूकोज पे फॉस्फेट क्यों जोड़ा। अगर आप ध्यान से देखो, ये जितने भी स्टेप हैं इन्हें एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेप्स में रख रहे हैं।
हम यहां पर अभी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से एनर्जी इन्वेस्ट की जा रही है, एक्टिवेट किया जा रहा है, इन्वेस्टिंग फेज में है ये सब। अच्छा, मेरे पास क्या होता है बेटा, डाईहैप से नीचे साइकिल जाती ही नहीं है, कोई एंजाइम नहीं होता जो इसको आगे कन्वर्ट कर सके। ये डाईहैप जो होता है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है पीजीएल में। आप समझो ध्यान से, डाईहैप किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीजीएल में। इसका मतलब मेरे पास डाईहैप और पीजीएल को आपस में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जो स्टेप रिवर्सिबल होता है ऐसे, ठीक है। और पीजीएल, ध्यान सुने, पीजीएल और डाईहैप क्या है, आप सोचो ध्यान से, ये 3 कार्बन की ये भी शुगर है और ये भी शुगर है, ये आपस में ऐसे रिलेट हैं जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज से रिलेट है। एक्चुअल में ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है। तो जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिलेट थे, ऐसे ये दोनों आपस में रिलेट हैं। इसमें कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड है, तो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। मुझे एक एंजाइम चाहिए होता है जो इनको आपस में कन्वर्ट कर सके। उस एंजाइम का नाम, अगर आप ध्यान से देखो, आइसोमर बना रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, आइसोमरेज चाहिए, है ना, आइसोमरेज चाहिए। और ये 3 कार्बन की शुगर है, इनका कॉमन नाम देखो, इन दोनों का एक कॉमन नाम रख सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। क्या रख सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। तो क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? अभी तक मैंने 5 स्टेप कर लिए, कोई ऑक्सीडेशन नहीं करी, खाली एक तोड़ा है उसको, है ना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ा है। और मैंने क्या किया है बेटा, मैंने क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है इसमें, और ये इसमें कन्वर्ट होता है। क्लियर है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। अभी तक 5 स्टेप करे हैं, उसमें से 2 स्टेप फॉस्फोराइलेशन है, आप देख सकते हो, 2 स्टेप फॉस्फोराइलेशन है, 2 आइसोमराइजेशन है और 1 स्प्लिटिंग है। अभी तक मैंने कोई एटीपी नहीं बनाई। क्लियर है? लेकिन मेरे पास क्या हो गया, मैं अगर आपको एक सिंपल सा समझाऊं चीज, आज आप ये चीज आराम से देख सकते हो, ठीक है, ये स्टेप्स को आप आराम से अब इजीली समझ सकते हो। 5 स्टेप मैंने बता दिया आपको। तो मैं अगर 5th स्टेप यहां लिखूं तो 5th में क्या होगा, मेरे पास पीजीएल और डाईहैप ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मुझे आइसोमरेज चाहिए, है ना, आइसोमरेज चाहिए। ये 3 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है। मुझे यहां पर कौन सा एंजाइम चाहिए, आइसोमरेज, और इसका पूरा नाम क्या होगा, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। कोई डाउट है यहां तक? अभी तक आपने 5 स्टेप पढ़ लिए, ठीक है, क्या कोई एटीपी बनी? नहीं। 6ठा स्टेप ऑक्सीडेशन का है। क्लियर है? 6th स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन का। अब मैं आपको 6th स्टेप दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, 6th स्टेप दिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं 6th स्टेप बताने जा रहा हूं। अब मेरी बात सुनो, हमने यही पढ़ा था। देखो, मैं 6th स्टेप बताने जा रहा हूं और मैं आपको क्या बताऊंगा ये समझना। देखो, आपने पढ़ा फ्रक्टोज, बीच में से लिख रहा हूं इसको, 1,6 बिस फॉस्फेट, इसको आपने स्प्लिट कर दिया 2 शुगर में। मुझे बताना, एक डाईहैप जो कि 3 कार्बन की कीटोन शुगर है, और एक आपने पीजीएल बनाया जो 3 कार्बन की एल्डोज शुगर है, और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। यानी ये भी बोला था, ये आपस में क्या है, ऐसे इंटर कन्वर्टिबल है। क्लियर है? ये इंटर कन्वर्टिबल है। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? तो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, इंटर कन्वर्टिबल है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप सुनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, डाईहैप को मैंने पीजीएल, ये इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। रिएक्शन यहां से चलेगा, अब आगे सिर्फ यहीं से आगे चलेगा, आगे बाकी के स्टेप यहां से चलेंगे। आप मुझे बताओ, मुझे सोच के बताना, अब आपको शायद ये बात समझ आ गई। देखो, ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। मैंने इसको 2 कंपाउंड में तोड़ दिया था। किसमें किसमें तोड़ा था, ये डाईहैप और पीजीएल में तोड़ा था। मैं कह रहा हूं ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में।
अगर रिएक्शन सिर्फ यहीं से नीचे चले तो मुझे बताओ कि अगर मेरे पास मान लो इसके 20 मॉलिक्यूल हैं तो 20 ये बन जाएंगे, लेकिन अगर रिएक्शन यहां चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब क्या होता है कि सारा डाइहैप इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आप खुद से बताओ, अगर इक्विलिब्रियम के दोनों साइड में 2 मॉलिक्यूल हैं, जो घटता है इक्विलिब्रियम उसकी तरफ जाता है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, इसने 20 मॉलिक्यूल थे, स्प्लिट करके 20 ये बनाए। अगर रिएक्शन यहां से चलेगा तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे यहां रिएक्शन ही नहीं है। इसका ये मीनिंग हुआ कि यहां से मेरे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं कि फ्रॉम पीजीएल रिएक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल समझ में आता है? डबल क्यों हुआ ये पता चला। जैसे मान लो ये 20 मॉलिक्यूल थे या 40 थे, जो भी करो, 20 थे, इसने 20 ये और 20 ये बनाए। अगर रिएक्शन सिर्फ यहां से नीचे चल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो भी रिएक्शन चलेगा वो डबल चलने वाला है। कोई डाउट है यहां पर? आप बताओ खुद से, मुझे कोई डाउट है? मुझे चैट में जरूर बताना यहां पर कोई डाउट हुआ। आपने याद करो कौन सा प्रिंसिपल लगाया इक्विलिब्रियम का, ली चैटर लगा दिया। ली चैटर क्या बोलता है? वो ये कहता है कि जिधर कम होगा उधर चले जाएंगे। तो मान लो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ने 2 शुगर बना ली 3-3 कार्बन की, पीजीएल से रिएक्शन नीचे चल रहा है, इससे नहीं चल रहा, और ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा ना कन्वर्ट होके। भाई फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 3-3 कार्बन की 2 शुगर बन गई, पीजीएल नीचे जा रहा है तो ये इसमें कन्वर्ट होके आ जाएगा। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है ना? क्लियर हो गई बात ये? तो अब पीजीएल से डबल चलेगा। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है डबल क्यों चल रहा है, क्योंकि ये नीचे नहीं चल सकता तो ये इसमें कन्वर्ट ही क्यों होगा। सिंपल समझो, एंजाइम या आइसोमरेज है तो ये दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है। तो अगर ये वाला चीज कम हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, मान लो ये ज्यादा होता तो इधर चला जाता। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रिएक्शंस को। छठा रिएक्शन देखते हैं, 6th रिएक्शन। तो 6th रिएक्शन हमारे पास क्या है? 6th रिएक्शन क्या है समझेंगे। देखो 6th स्टेप क्या है। 6th स्टेप में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ पीजीएल कर रहे हैं। पीजीएल अकर कैसे कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। पीजीएल की ऑक्सीडेशन देखो, पीजीएल क्या था याद करो। पीजीएल 3 कार्बन का शुगर था, ये रहा, ये 3 कार्बन का शुगर था पीजीएल, याद है आपको? पीजीएल 3 कार्बन का शुगर था, यहां OS था, इधर S। नीचे से जहां से आपको नहीं आया होगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, काफी सारा जहां से आपको प्रॉब्लम हुई होगी एक बार देख लेना आप, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कवर कर लूंगा जितना मैंने बोला। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पर उसको करा देंगे आपको। ध्यान से सुनना आप, अब है ना, ध्यान से देखो। मैंने ये चीज बता दी थी आपको कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये हमने बात करी थी। क्लियर है? ये हमने बात करी थी। फिर मेरे पास क्या बना? डाइहैप बना और पीजीएल बना था। मैंने क्या किया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये बोला था आपको कि स्प्लिटिंग करके 3 कार्बन की ये शुगर बनानी है, 3 कार्बन की ये शुगर बनानी है। डाइहैप इसमें कन्वर्ट हो सकता है पीजीएल में, डाइहैप किस में कन्वर्ट हो सकता है? पीजीएल में कन्वर्ट हो सकता है। डाइहैप जो हमारा है वो पीजीएल में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब ये शुगर है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से ये डबल चलेगा। डबल कैसे चलेगा? देखो, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया डाइहैप में, और मेरे पास क्या बन गया? पीजीएल बन गया। क्या बन गया? पीजीएल बन गया। तो जब डाइहैप इसमें कन्वर्ट क्यों होगा, आप सोचो ध्यान से कि इस एक से ये 2 बने, और अगर यहां से रिएक्शन नीचे चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट होगा। आप खुद से समझो कि आपने ली चैटर करके एक प्रिंसिपल पढ़ा था, तो ये मैंने बताया भी आपको कि ली चैटर प्रिंसिपल क्या कहता है, जो कम होता है उसकी तरफ जाता है। तो जैसे ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, यहां से मेरे पास डाइहैप और पीजीएल ये 2 बने हैं, डाइहैप बना है और पीजीएल बना है। आप समझो इसे, तो डाइहैप और पीजीएल 2 अलग अलग कंपाउंड है। तो मैंने क्या किया यहां पर, आप इसे देखें, मैंने क्या किया, मैंने डाइहैप और पीजीएल जो है
इसको कन्वर्ट, जैसे डाई हैव जो है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पीजीएल में। यहां से रिएक्शन मेरा क्या चल रहा है, डबल चल रहा है। यहां से रिएक्शन क्या चलेगा, डबल चलेगा। ये चीज क्लियर हुई। रिएक्शन यहां से मेरा क्या चल रहा है बेटा, डबल। डबल का मतलब क्या हुआ, ये देखो, यहां से डाई हैव सारा का सारा पीजीएल में कन्वर्ट हो गया, तो यहां से डबल चलेगा। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखो मेरा 6 स्टेप क्या है बेटा, मैंने 5 स्टेप किए, अभी तक कोई एटीपी नहीं बनाई थी। मैंने 5 स्टेप में, पहले स्टेप में फॉस्फोराइलेशन करी, दूसरे में आइसोमराइजेशन करी, तीसरे में दोबारा फॉस्फोराइलेशन करी, 4th स्टेप में स्प्लिटिंग करी, 5th स्टेप में पीजीएल और डाईहैप बनाया। मैंने यही बोला आपको कि डाईहैप पीजीएल में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि डाईहैप जो होता है ना हमारे पास, डाईहैप क्या करता है, उसका वो नहीं होता, मतलब बेसिकली क्या होता है, डाईहैप आगे कन्वर्ट नहीं होता, वो पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पीजीएल से वो प्रोसेस डबल चलता है। क्यों? क्योंकि मान लो आपके पास 40 या 100 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट थे, उसने 100 डाईहैप और 100 पीजीएल बनाए, तो पीजीएल से अगर रिएक्शन चलेगा तो डाईहैप पीजीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो सोच पा सकते हो ना आराम से, ठीक है। अब 6 स्टेप क्या है, हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसकी, पीजीएल की। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको कुछ मिस हुआ हो, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं। हम ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि माइक बंद कब हो गया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी पहले से, अगर अब गए मैं इसको स्टॉप करूंगा तो इसको एडिट कराने में बहुत समय लग जाएगा। समय लगने का क्लियर कट मीनिंग ये है कि काफी ज्यादा आवर्स लग जाएंगे, और मुझे ये लेक्चर आज देना है आपको, ताकि आप कल तक इसे आराम से देख लो। मतलब मेन प्रॉब्लम ये, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं। हो सकता है मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, क्योंकि ऐसा मतलब घुमा के इसमें नहीं बोल रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ है कि बीच में कहीं माइक बंद हो गया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहां बंद हुआ, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको आता है तो आप आगे करके देख लेना, और आपको नहीं आता है तो सुन लेना, मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा पूरा। ये प्रॉब्लम है मेन, क्योंकि माइक कहां स्टॉप हुआ मुझे नहीं पता। अगर मैं स्टॉप करूंगा आपकी रिकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम हो जाएगी ये कि मतलब मुझे दोबारा उसको वो करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, और एडिटिंग में समय जाएगा, और आपको शायद ये आज ना मिल पाए। तो मेरा मेन पर्पस ही आपको आज मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ पीजीएल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पीजीएल हमारे पास है ना, ये वाला पीजीएल, तो ये पीजीएल क्या हुआ, ध्यान से समझना। ये पीजीएल जो है ये 3 कार्बन की शुगर है। देखो यहां CHO है, यहां OH है, यहां OH था, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या बनता है, आपको याद है, एनर्जी बनती है, H+ और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो मैं जब इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो उस ऑक्सीडेशन में NAD+ का रिडक्शन होके NADH बनेगा। NAD+ का रिडक्शन होके क्या बनेगा, NADH फॉर्म होगा। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन होगी उससे एनर्जी बनेगी, उससे इलेक्ट्रॉन और H+ बनेंगे। जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो 2 चीजें बनती हैं, एक H+ और इलेक्ट्रॉन, और एक एनर्जी बनती है। H+ और इलेक्ट्रॉन और एनर्जी की मदद से मैंने NADH बना लिया, पर अभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बची हुई थी। जब मैंने ये ऑक्सीडेशन किया तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुने बेटा, मैंने एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाया, जिसका नाम क्या था, यहां पर मैंने क्या बनाया हुआ था बेटा, यहां पर मैंने बनाया हुआ था COH, ये बनाया हुआ था। तो ये क्या था, फॉस्फोग्लिसरेट था। तो मैंने क्या बना रखा था, फॉस्फोग्लिसरेट। कौन सा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो मेरा ये पॉइंट है कि जब मैंने पीजीएल की ऑक्सीडेशन करी तो एसिड बन गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट कह रहे हैं। हुआ ये है कि मैंने जब ये ऑक्सीडेशन करी, H+ इलेक्ट्रॉन जो बने और एनर्जी बनी, उससे NADH बना लिया। इसका मतलब NADH एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एनर्जी है। ऐसे ही क्या था, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बची हुई थी अभी भी, मैंने उससे टेम्पररी फॉस्फेट जोड़ लिया। मैंने एक फॉस्फेट को वहां टेम्पररी ले जाकर जोड़ दिया, मैंने एक फॉस्फेट जोड़ा जो टेम्पररी यहां जाके जुड़ गया। अब मैंने जब यहां फॉस्फेट जोड़ दिया, जब मैंने यहां पर फॉस्फेट जोड़ दिया तो मेरे पास क्या हुआ, आप सोचो ध्यान से। जब मैंने फॉस्फेट को यहां जोड़ा, यहां मैंने फॉस्फेट को जोड़ा, तो फॉस्फेट जोड़ने के बाद मैंने यहां पर फॉस्फेट जोड़ दिया। जब मैंने यहां फॉस्फेट को लिंक कर दिया, लिंक कहां किया, यहां पर, तो फॉस्फेट जुड़ने के बाद इस कंपाउंड का नाम बदल के क्या हो गया, कंपाउंड का नाम हो गया 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ये पीजीएल था, इसको ऑक्सीडाइज करके 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया। मैंने टेम्पररी एक फॉस्फेट जोड़ा, अगले स्टेप में जब मैं इस फॉस्फेट को हटाऊंगा उससे एनर्जी बना रहे हैं। आप में से बहुत सारों के मन में यह सवाल आएगा, मैंने पहले क्यों नहीं बना लिया। एक्चुअल में इसे ही ऑक्सीडेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं।
रेस्पिरेशन एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, सारा कुछ एक स्टेप में नहीं हो सकता, अलग अलग स्टेप में होगा। तो मैंने यहां पर क्या किया है, पीजीएल की ऑक्सीडेशन करी है, उस ऑक्सीडेशन से NAD+ से NADH बना है। आप समझो ध्यान से, NAD+ से मैंने NADH बनाया और H+ बन गया। आप देख रहे हो इस बात को, NAD+ से मेरे पास NADH बन गया। तो मैंने आपको सिर्फ इतना, मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार आपके दिमाग में बैठ जाए, ऑक्सीडेशन हमेशा एनर्जी बनाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाता है। उससे मैंने NADH बना लिया, एक्स्ट्रा एनर्जी बची हुई थी, फॉस्फेट जोड़ा और कंपाउंड का नाम 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट आ गया। अगर आपसे पूछे किसमें किसमें एनर्जी होती है, NADH में भी एनर्जी होती है, ATP में भी एनर्जी होती है। NADH में डायरेक्ट एनर्जी नहीं होती पर स्टोर होती है एनर्जी, है ना, और ATP में तो एनर्जी डायरेक्टली फॉस्फेट में स्टोर होती है। क्लियर? तो 7 स्टेप में आप क्या करोगे, आप जो 7 स्टेप करोगे उसमें आप क्या करोगे, देखो 7 स्टेप में आपने क्या किया, जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना था, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब एक फॉस्फेट यहां और एक तीसरी कार्बन पे है। आप इस वाले फॉस्फेट को हटा दोगे तो वापसी क्या आ जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो, एंजाइम का नाम काइनेज है, काइनेज है, और जो नाम लिखते हैं बेटा वो ऐसे लिखते हैं कि जो मान लो जिधर फॉस्फेट जुड़ रहा होता है, जैसे मान लो इधर फॉस्फेट टूट रहा है तो रिवर्स में जुड़ रहा है, तो मैं उसके हिसाब से नाम लिखता हूं जिधर जुड़ रहा होता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। आपको अगर नाम लिखने में सिर्फ ये समझो, इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। मतलब क्या हुआ, मैं इसके नाम पर रख रहा हूं। यहां पे देखो, अगर मैं देखूं यहां फॉस्फेट अलग हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जुड़ रहा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, जुड़ने वाली, मतलब जैसे यहां पर देखोगे आप, यहां फॉस्फेट क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना एक तरीके से, इधर टूट के अलग हो रहा है, तो नाम रखते हैं जुड़ने वाले के डायरेक्शन में, इसके हिसाब से रख दिया मैंने। अब काइनेज तो समझ में आ रहा है, अब आपको यह समझ में आ गया कि मैंने अभी तक क्या करा है, ATP बना लिया है। किससे ATP, देखो एक NADH बना लिया है और एक ATP बना लिया, ये 7वां रिएक्शन है। 8th रिएक्शन में मैं क्या करने वाला हूं, आप देखो ध्यान से, इसे देखो मैं क्या करने वाला हूं, सुनना ध्यान से। मुझे यहां डबल बॉन्ड चाहिए, यहां डबल बॉन्ड, जिसको ध्यान से देखना, यहां डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड कब आता है, जब OH और H जाता है। अभी क्या है, OH यहां है और H यहां है, सेम कार्बन पे है। मैं क्या करूंगा, पोजीशन शिफ्ट करूंगा, मैं फॉस्फेट को यहां ले जाऊंगा, OH को यहां ले जाऊंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे इस और इस कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड तब आता है जब दोनों कार्बन से, एक से OH और एक से H जाता है, इसी कार्बन पर OH है, इसी पर H है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस फॉस्फेट को यहां शिफ्ट करूंगा, ऐसे मैं क्या शिफ्ट करूंगा, इसको यहां शिफ्ट करूंगा, यहां। तो मेरे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट को बेटा ध्यान से देखो, मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। 2-फॉस्फोग्लिसरेट में ये एक तरह का आइसोमरेज है, ये एक तरीके का क्या है, आइसोमरेज। इसे हम क्या नाम देते हैं, म्यूटेज नाम देते हैं बेटा। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, हमारे पास आइसोमरेज एंजाइम्स के कई नाम होते हैं। एक म्यूटेज हो सकता है, आपको समझ आ रहा है, म्यूटेज हम नाम रख सकते हैं। तो ये अलग अलग नाम रखने के तरीके होते हैं आइसोमरेज के। तो म्यूटेज का मतलब म्यूटेट कर दिया, बदल दिया, तो यहां पर म्यूटेज आ गया। तो पूरा नाम क्या रखूंगा मैं, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, तो मैंने सेकंड पोजीशन पर क्या ले आया, फॉस्फेट ले आया। इतनी चीज आपको समझ आ रही है। यहां COH है और यहां आपके पास फॉस्फेट सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या आ गया, OH आ गया, और यहां S था ही आपके पास। ठीक है, यहां तक आपको समझ आनी चाहिए। अभी तक कितने स्टेप हुए, 8। 9th स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, आप समझो ध्यान से। मैं OH और H निकाल दूंगा, यहां से H, यहां से OH। पानी निकालने को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, याद है, पानी निकालने को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। मैं एक तरीके से, या पानी ऐड करने को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, पानी निकालने को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो मैं एक तरीके से इस स्टेप में डिहाइड्रेशन कर रहा हूं, डिहाइड्रेशन कर रहा हूं, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, रिमूवल ऑफ वाटर। मैं पानी को रिमूव कर रहा हूं। आप देखो, अगर इसमें से पानी रिमूव करूंगा, आप देखो खुद से देखो बेटा, अगर मैं इसमें से पानी रिमूव करूं, आप देखें, दिस इज CH, यहां ऑक्सीजन से फॉस्फेट जुड़ता है नॉर्मली, तो
अगर मैं यहां से H और OH निकाल दूं, कौन सी कार्बन से? इससे और इससे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C, O के साथ P और यहां पर ये COH। ठीक है, क्लियर है? और क्या निकल गया? पानी निकल गया, जिसके लिए एंजाइम का नाम इनोलेज है। बेटा देखो, हमारे पास क्या होता है, एंजाइम के नाम रखने के दो तरीके होते हैं। एक सबस्ट्रेट के नाम पे रखते हैं, दूसरा हम किसके नाम पे रखते हैं कि एक जो वो रिएक्शन करा रहा होता है उसके हिसाब से। ये पानी रिमूव करने वाले एंजाइम का नाम क्या? इनोलेज, है ना, इनोलेज। कहीं ना कहीं मैं कीटो इनॉल की बात करने वाला हूं। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। और अगर आप ध्यान से देखो, इसका नाम इनॉल बन रहा है, फॉस्फेट वाला इनॉल, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये 9th रिएक्शन है। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं अगर इस फॉस्फेट को हटा दूं और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाए तो इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो गई कीटोन में। याद आया आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, कीटो इनॉल, कभी पढ़ा हो तो? इनॉल फॉर्म फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया? आप देखो 10th स्टेप क्या है बेटा? 10th स्टेप में क्या है? पीईपी। पीईपी आपने पहले भी सुना हुआ है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो गया किस में? पाइरुविक एसिड में, पाइरुवेट में। कैसे? ये देखो, आपको मैंने यही बताया ना, डबल बॉन्ड है यहां पर और इस ऑक्सीजन के साथ ये फॉस्फेट है, ये था। अब अगर आप यहां से फॉस्फेट हटा दो और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? खुद से सोचो। तो ये एक तरीके से कीटोन फॉर्म आ गई। ये पाइरुवेट हो गया कि नहीं? इसे बेटा पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड कहते हैं। एक ही बात होती है, आप सुन लो ध्यान से। एक ही बात क्यों है? क्योंकि मैं अगर ये H को हाइड्रोलाइज कर दूंगा तो पाइरुवेट बोलेंगे, रहने दूंगा तो पाइरुविक एसिड बोलेंगे। तो ये स्ट्रक्चर वैसे तो पाइरुविक एसिड का है, पर हम क्या मानते हैं कि पानी में आयनाइज हो ही जाएगा। एंजाइम का नाम, अच्छा यहां पर ये फॉस्फेट हटा, वो फॉस्फेट किसको मिल जाएगा? ADP को। और क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। और मेरे पास एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? काइनेज। और क्या आएगा? देखो काइनेज, और किसके नाम पर? प्रोडक्ट के नाम पर, पाइरुवेट काइनेज। देखो, जब मैं ATP यूज कर रहा था तो रिएक्टेंट के नाम पर हमने एंजाइम का नाम रखा था काइनेज के साथ। जब मैं ATP बना रहा हूं तो प्रोडक्ट के नाम पे ऐसे यूज करते हैं। काइनेज जरूर आएगा जब भी ATP होगा। तो टोटल 4 काइनेज थे, तो पाइरुवेट काइनेज यहां पर एंजाइम का नाम है। और यहां पर आप अगर ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ? पाइरुवेट में। ये टोटल 10 रिएक्शंस हैं और मैं इनको एक बार आपको फिर से एक बार शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि ये होता क्या है, जब एक बार आप प्रॉपर समझ लेते हो तो आपको एक बार शॉर्ट में समझना बहुत जरूरी है। तो देखो स्टेप्स को मैं कैसे बता रहा हूं। आपको इनिशियल स्टेप्स तो आप पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज से आपने क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उससे आपने क्या बनाया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फिर आपने बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मैंने यहां पर ATP खर्च किया है, यहां एक काइनेज है आपको पता है, और एक काइनेज यहां है, ठीक है। और यहां ATP खर्च किया आपने, और एक ATP यहां खर्च किया है, इधर एक ATP यहां खर्च किया है। अब इसको आपने स्प्लिट किया था, मुझे यहां से आपको मेन समझाना था। इसको आपने स्प्लिट करा था, एक बनाया आपने डाईहैप और एक बनाया आपने PgAl। ये बनाया, ये था आपके पास। PgAl से आपने क्या किया याद करो? ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन में आपने NAD+ से आपने NADH बनाया और साथ में H+ लिख रहा हूं, और आपने एक फॉस्फेट जोड़ी थी टेम्पररी, उससे आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बना था, PGA बना था, ग्लिसरिक एसिड। आप देखना ध्यान से, ये वाला स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन।
और इसको कराने वाले एंजाइम का नाम क्या था? डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा स्टेप था बेटा? ये 6 स्टेप था। क्योंकि ये देखो, आप नंबर डाल लो एक बार, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले स्टेप में एटीपी खर्च हुई, दूसरे में आइसोमर बनाया, तीसरे में एटीपी खर्च हुई, फोर्थ में ये स्प्लिट किया, और फिफ्थ स्टेप में ये आपस में कन्वर्ट हुए। अब ये 6 स्टेप है। सिक्स्थ में आपने फॉस्फेट जोड़ दिया तो क्या आ गया? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब आपने क्या किया बेटा? आपने यहां से, ध्यान देंगे, यहां से एडीपी से एटीपी बना लिया। आप देख लो ध्यान से, एटीपी बना लिया। ठीक है, कैसे बनाया? इसका फॉस्फेट कौन से कार्बन का मैंने उठाया बेटा? 1 का, COH वाला। तो मेरे पास आ गया 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, मैंने उसकी पोजीशन चेंज की, 2PGA बनाया था। याद करो, मैंने कहा था थर्ड से सेकंड पर शिफ्ट किया। क्यों किया? ताकि मैं डबल बॉन्ड ला सकूं। तो ये भी आइसोमरेज है। तो जरा एंजाइम के नाम फिक्स करते हैं। यहां पर मेरे पास काइनेज है, यहां भी एक काइनेज है ना, और यहां पर मेरे पास क्या है बेटा? आइसोमरेज। उस आइसोमरेज का नाम क्या था? म्यूटेज। अब 2PGA से मैंने क्या बनाया? याद करो, मैंने बनाया पीपी। पीपी कैसे बनाया? पानी निकाल के। क्या निकाल के? पानी। आ रहा समझ? मैंने क्या निकाल दिया बेटा? पानी निकाल दिया। क्लियर है? पानी निकाल दिया यहां पर, है ना, पानी निकाल दिया। पानी निकालने के बाद मैंने क्या करा? यहां पर पाइरुवेट लिख दिया, पाइरुवेट लिख दिया, और यहां पर एक एटीपी और बना लिया। अब सारे स्टेप्स को मैं रिवाइज कर रहा हूं, देखो, और यहां से मैं बिल्कुल क्लियर हूं। देखो, ये यहां से सारा का सारा डबल चल रहा है। क्यों डबल चल रहा है? क्योंकि ये डाइहैप इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां भी मुझे काइनेज चाहिए, यहां भी काइनेज चाहिए, यहां मुझे इनोलेज चाहिए। ठीक है, आप एक बार देखो ध्यान से क्या हुआ था। सबसे पहले ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका आइसोमराइजेशन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि जो रिंग थी उसमें मुझे एक और कार्बन बाहर चाहिए थी। फ्रक्टोज वाले पे फिर फॉस्फेट जोड़ा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मैंने एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, 2 एटीपी मतलब 2 फॉस्फेट जोड़ दिए। मैंने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को 3-3 कार्बन की शुगर में तोड़ दिया। एक यहां आ गई, डाई है 3 कार्बन की, और एक PGL 3 कार्बन की। मैंने 2 शुगर बना ली, डाईहैप और PGL, दोनों 3-3 कार्बन की शुगर है, ये बना ली। अब ये जो शुगर मेरे पास बन गई डाईहैप और PGL, मैंने PGL का क्या किया बेटा? ऑक्सीडेशन किया। आप समझो ध्यान से, ये छठा स्टेप है जहां ऑक्सीडेशन हुई है। 6 स्टेप में PGL की ऑक्सीडेशन करी, NAD प्लस से NADH बनाया तो उसकी रिडक्शन हो गई। NAD प्लस से NADH रिडक्शन है, दिमाग में बिठा लो, आगे क्वेश्चन गलत होंगे नहीं तो। दूसरा, मैंने टेम्पररी फॉस्फेट जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगले स्टेप में जब मैंने फॉस्फेट निकाला तो ATP बन गया। तो 1,3 BPGA का फॉस्फेट निकालकर 3PGA, तो कौन सी कार्बन पर फॉस्फेट था? फर्स्ट पर, जिस पर COH था। अब 3PGA में से पोजीशन ऑफ फॉस्फेट चेंज करके सेकंड पर लाया ताकि डबल बॉन्ड ला सकूं। तो 2PGA आइसोमरेज है, म्यूटेज कह दिया। मैंने पानी निकाल दिया। डबल बॉन्ड कैसे निकलेगा? जब अगल बगल कार्बन पे आप क्या निकाल दोगे? पानी। डबल बॉन्ड ला दिया, पानी निकालने से PP बन गया, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। कीटोन और इनॉल फॉर्म में से इनॉल फॉर्म आ गई। अब मैंने क्या किया? फॉस्फेट रिमूव किया और इसको कन्वर्ट किया कीटोन फॉर्म में, तो ADP से ATP बना। यहां भी मुझे काइनेज चाहिए। यहां से रिएक्शन डबल चल रहा है, इसका मतलब NADH भी 2 होंगे, 2 टोटल ATP कितने होंगे बेटा? 4, 2 यहां और 2 यहां, और ऊपर 2 खर्च हो गए, तो टोटल 4 ATP माइनस 2 ATP। जब भी पूछे तो आपने 2 ही लिखने हैं। ठीक है, ऐसा हो गया, और 2 पाइरुवेट बनेंगे। ये प्रोडक्ट है इसका ग्लाइकोलिसिस का। टोटल रिएक्शन कितने हैं? 10। टोटल रिएक्शन कितने हैं? 10। एक बार फटाफट से इनको देखना है मुझे, क्या बताना है आपको। देखो ये चीज है, टोटल आपके पास कितने रिएक्शन है? 10। देख लो, सबसे पहले ध्यान से देखना बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन? 6 कार्बन। मैंने क्या खर्च किया? ध्यान से देखो बेटा, होता क्या है, एक्चुअल में आपको याद होना चाहिए, ATP से मैंने ATP बना लिया, ADP बना लिया, और मैंने जो खर्च किया वो यहां पे कौन सा एंजाइम लगाया? काइनेज लगाया। कौन सा काइनेज? हेक्सोकाइनेज। लिवर में
ग्लूकोकाइनेज होता है। एक्चुअल में क्या होता है, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को यूज कर सकता है। यहां मैंने हेक्सोकाइनेज लिख दिया। आगे देखो, यहां मैंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहां आइसोमरेज लगाया है, तो ये वाला स्टेप बेटा रिवर्सिबल है। ये वाला जो स्टेप है मेरे पास, ये वाला रिवर्सिबल है, ये वाला रिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, दिस इज सेकंड, थर्ड में फिर एटीपी खर्च दो, एडीपी बनेगा। तो ये वाला क्या हो गया, काइनेज, अगेन काइनेज। कौन सा काइनेज, फॉस्फोग्लूको। एनर्जी इन्वेस्ट हो गई, स्प्लिटिंग कर दी। कौन सा एंजाइम चाहिए आपको, याद होगा एल्डोलेज। और ये कौन सा स्टेप हो गया, फोर्थ। फिफ्थ स्टेप में ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। फिफ्थ, यहां मुझे आइसोमरेज चाहिए, एक दूसरे के आइसोमरेज। ये 3 कार्बन की शुगर है, 3 कार्बन की शुगर। मुझे एक चीज बताओ जरा, ये शुगर, ये शुगर, ये और ये, इसके नीचे शुगर नहीं है एक भी, क्योंकि जैसी ऑक्सीडेशन हुई थी एल्डिहाइड से एसिड आ गया था। एसिड नहीं होता शुगर में, तो इसका मतलब ये सारी, ये शुगर नहीं है बेटा एक भी। क्वेश्चन अगर आ जाए इनमें से कौन सी शुगर नहीं है, आप पहचान सकते हो आसानी से कि कौन सी शुगर नहीं है। अब देखो, यहां मैंने ऑक्सीडेशन करी, तो मेरे पास यहां NAD+ से क्या बना बेटा, NADH बना। एंजाइम का नाम 6 स्टेप है, डीहाइड्रोजिनेज। और टेम्पररी मैंने यहां क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया। क्यों जोड़ा फॉस्फेट टेम्पररी, ताकि अगले स्टेप में एटीपी बना सको। तो यहां एडीपी से आप क्या बना रहे हो, एटीपी बना रहे हो। ठीक है, फिर आपने पोजीशन शिफ्ट करी है, तो ये भी आइसोमरेज है, एंजाइम का नाम म्यूटेज है। यहां काइनेज था, कौन सा काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहां आपने पानी निकाल दिया, पानी इसलिए निकाला डबल बॉन्ड लाए, एंजाइम का नाम इनोलेज। और यहां पीपी से पाइरुवेट बना रहे हो, तो यहां दोबारा से एडीपी से आपके पास क्या बन गया, एटीपी बन गया। एंजाइम का नाम काइनेज। यहां से रिएक्शंस डबल चल रहे हैं। क्यों डबल चल रहे हैं, क्योंकि इससे रिएक्शन चल नहीं सकता था। ये देखो, मेरे पास ये ऐसे आया, ये 2 में टूट गया, रिएक्शन यहां चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे पास फर्स्ट, थर्ड और 10th ये इरिवर्सिबल स्टेप है। बाकी के जो स्टेप है रेस्ट रिवर्सिबल है। बाकी के स्टेप क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मुझे पाइरुवेट से वापसी ग्लूकोज बनाना पड़े, आप सुनना ध्यान से, जैसे ग्लूकोज से पाइरुवेट बना लिया, अगर आपको पाइरुवेट से वापसी ग्लूकोज बनाना पड़े तो फर्स्ट, थर्ड और 10th के लिए नए एंजाइम चाहिए। बाकी के लिए इन्हीं एंजाइम से काम चल जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और 10th के नए एंजाइम चाहिए। आप खोज के बताना मुझे, अगर पाइरुवेट से मैं ग्लूकोज बना रहा हूं, क्या उसे ग्लाइकोलिसिस कहेंगे? नहीं, एक नया प्रोसेस का नाम है। मुझे सोच के बताना, मैं चाहूंगा कि आपको पता चले ये बात। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि शायद आप में से बेसिक्स गड़बड़ रहेंगे तो नहीं आएगा कुछ भी आगे। आगे आओ बेटा, ये आओ। देखो, अब ये आपके पास है, मुझे एक चीज और समझानी है आपको। देखो, अगर मैं फ्रक्टोज यूज करता हूं, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज में यहां हेक्सोकाइनेज है, यहां भी हेक्सोकाइनेज ही यूज होता है, और वो क्या बनाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ये वो क्या बनाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। तो यहां मेरे पास क्या लग जाती है, एक एटीपी लग जाती है यहां, और एडीपी, और फिर यहां एटीपी तो लगी रही है। मेरा पॉइंट ये है बेटा, यहां पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप ध्यान से देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं, किसके थ्रू, हेक्सोकाइनेज के थ्रू। इसलिए मैं कह रहा था हेक्सोकाइनेज नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है। मुझे देख कुछ बच्चों को क्या लगता है कि हमारे पास एक एटीपी कम लगेगा। देखो एटीपी कितनी लगी, यहां एक एटीपी यहां खर्च हुआ और दूसरा एटीपी यहां खर्च हुआ, एटीपी उतने ही लगेंगे। फर्क क्या आएगा, ये एंजाइम नहीं लगेगा, आइसोमरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहे हो। तो आपको अगर आप ग्लूकोज यूज करोगे तो टोटल 10 रिएक्शन है। अगर आप फ्रक्टोज यूज करोगे
तो टोटल आपके पास 9 रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन नहीं लगेगा, आप ध्यान से देखना इसे, आइसोमरेज नहीं चाहिए पहले वाला, आइसोमरेज नॉट रिक्वायर अगर आप फ्रक्टोज यूज कर रहे हो, क्योंकि हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां एटीपी लगता, ऐसे ही यहां लग गया, उसके बाद के रिएक्शन सेम है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कि बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी यूटिलाइज इन ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि हेक्सोकाइनेज नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकता है। दैट इज ट्रू फॉर हेक्सोकाइनेज, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को आप किस में यूज कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस में यूज कर सकते हैं दोनों को। ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाना है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। और ऐसा होता कैसे है बेटा, देखो प्लांट में आप अगर ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं अब आपको, तो ध्यान से आपने क्या क्या पॉइंट याद करने। देखो सबसे पहला क्या होता है, प्लांट में सोर्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, आप सोचो ध्यान से। एक तो स्टार्च से आएगा, स्टार्च को आप तोड़ोगे, उससे ग्लूकोज आएगा। स्टार्च चेन ऑफ ग्लूकोज होती है, इसे हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। स्टार्च कहां होता है, स्टोर होता है। दूसरा कहां से आएगा, सुक्रोज है, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है। सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट से, मान लो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट कर दिया, सुक्रोज मेरे पास मान लो रूट में आ गया, रूट में आ गया। अब इसको जब मैं तोड़ूंगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, और इसके लिए एंजाइम चाहिए इन्वर्टेज। तो क्या बन गया बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। आप सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो तो दोनों एंटर कर सकते हैं, यहां एंजाइम चाहिए इन्वर्टेज। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि प्लांट में सोर्स ऑफ ग्लूकोज स्टार्च से आ सकता है, डायरेक्ट बन सकता है, और सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है लीफ से, लीफ से रूट में हो गया, और सुक्रोज इन्वर्टेज बना के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। दोनों यूज हो सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में। यहां तक समझ में आ रही है, दोनों यूज हो सकते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम होगा, ये सुक्रोज बेटा 12 कार्बन होता है, तो ये 6 कार्बन का ग्लूकोज और 6 कार्बन का फ्रक्टोज बनाएगा। एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज। क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है। सेकेंड पॉइंट अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, सेकेंड पॉइंट, कितने इरिवर्सिबल स्टेप हैं, मैंने कहा, आप कहोगे सर 3। कौन कौन सा, पहला, तीसरा और 10th। अब मैं आपसे अगर ध्यान से यहां पर दिखाऊं एक चीज, मुझे एक चीज सोच के बताना आप लोग, और ये शायद आप समझ सको। अब मुझे बताओ, पहला स्टेप हेक्सोकाइनेज करा रहा है, ठीक है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मतलब अलग अलग हो सकता है, ऐसे इसके लिए हो, इसके लिए हो। अब अगर तीसरा स्टेप अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज थर्ड स्टेप। ये जो थर्ड स्टेप है ना, ये वाला थर्ड स्टेप, ये कॉमन है दोनों का। एक्चुअल में क्या होता है कि एक क्वेश्चन ये आता है कि ग्लाइकोलिसिस का मेन कंट्रोल कहां पर है। हमेशा याद रखो, किसी भी पाथवे, कोई भी रास्ता, पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे, उसका मेन कंट्रोल हमेशा इरिवर्सिबल स्टेप पर होता है। जब भी आप कभी हायर लेवल पर बायो पढ़ोगे तो यही पढ़ाया जाएगा कि किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे का मेन कंट्रोल उस स्टेप पर होता है जो इरिवर्सिबल होता है। कैसे हो सकता है, देखो रिवर्सिबल है, यहां रोकोगे उधर भाग जाएगा, वहां रोकोगे कहीं और भाग जाएगा। इरिवर्सिबल पे तो डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। तो पहले, तीसरे और 10th में से पहला स्टेप ऐसा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉमन है, इसलिए नॉर्मली क्या होता है, कंट्रोल थर्ड स्टेप पे होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो मेन कंट्रोल है, मेन कंट्रोल, कुछ को समझ नहीं आई होगी बात, सिर्फ इतना याद रखो कि थर्ड स्टेप पर मेन कंट्रोल होता है, क्योंकि पहला स्टेप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉमन है, मतलब दोनों के लिए हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एटीपी कितने, नंबर ऑफ NADH कितने बनेंगे भाई, नंबर ऑफ NADH कितने बनेंगे, 2 बनते हैं, और ये जाकर 6 ATP बनाते हैं, गिव 6 ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ATP बनाते हैं। ये कितने बनाते हैं, एक NADH 2 ATP, 3 ATP बनाता है, उसके अलावा 2 ATP बनते हैं। 2 ATP कैसे निकाले मैंने, 4 - 2 करके। ये डायरेक्ट ATP है, ये क्या है बेटा, डायरेक्ट ATP।
इस डायरेक्ट एटीपी का एक नाम मैंने कराया था, आपको याद करो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कितने एटीपी बनेंगे तो आप कहोगे सर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन उसमें भी हम अलग अलग बात करेंगे। पर अभी के लिए क्या आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं? मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप हैं, पहला, तीसरा, 10वां इरिवर्सिबल है, कंट्रोल मेनली 3rd स्टेप पर है। प्लांट के अंदर सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है, वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटता है इन्वर्टेज की मदद से। उसके साथ मैंने आपको ये बताया कि जो ग्लाइकोलिसिस में नंबर ऑफ NADH कितने बनेंगे, 2, पर NADH साइटोप्लाज्म में एटीपी नहीं बनाता, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ता है एटीपी बनाने के लिए। एक NADH 3 एटीपी बनाता है, तो टोटल वो 6 एटीपी बना सकता है। दूसरा मेरे पास क्या पॉइंट है कि 2 एटीपी डायरेक्टली बने हैं। कहां से बने हैं बेटा? डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? एक बना है 13 BPG से, जब मैंने 3PG बनाया, दूसरा बना है PP से जब आपने पाइरुवेट बनाया, इन 2 स्टेप में। तो ये जो 2 एटीपी बने तो 4 थे, लेकिन 2 माइनस करने पड़े ना हमें। तो ये जो 2 एटीपी बने, ये डायरेक्ट एटीपी है। इन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा? SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये आपको सारे पॉइंट मतलब अब आने चाहिए ग्लाइकोलिसिस में। ध्यान से देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। इन ग्लाइकोलिसिस 3 कार्बन शुगर कौन सी बनी है भाई? डाइहैप बनी है और PgAl बनी है। स्टेप विच कंज्यूम एटीपी, फर्स्ट एंड थर्ड, उसे एनर्जी इन्वेस्टिंग कह रहे। इरिवर्सिबल स्टेप, फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप इन विच NADH फॉर्म। 6 स्टेप है बेटा। कौन से वाला? PgAl से क्या बना रहे हैं? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आप याद करो, केल्विन साइकिल में रिडक्शन हो रही थी, इसलिए उस स्टेप का नाम ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल था। आइसोमराइजेशन स्टेप कितने हैं बेटा इसमें टोटल? देखो, एक तो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वाला, एक है डाइहैप से PgAl वाला, एक है मेरे पास 3PG से 2PG। ये सब आइसोमराइजेशन स्टेप है। टोटल 3 स्टेप है मेरे पास। नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, 2 एटीपी याद करोगे। नंबर ऑफ 2 एटीपी, और यहां मैं 8 एटीपी लिख रहा हूं। फर्क सुनना ध्यान से देखो। अगर नीट में आपको क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, कि ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी बनते हैं, आप 2 लिखोगे सबस्ट्रेट लेवल वाली। अगर वो लिखता है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अकेला यही प्रोसेस है। अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस लिखता है तो भी आप 2 एटीपी लिखोगे। लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, इसका मतलब वो आपको बता रहा है कि यूज करो NADH इन माइटोकॉन्ड्रिया और वहां पर आप 6 एटीपी बनाओ। देखो, अगर आपसे सिंपल कहता है ग्लाइकोलिसिस तो आप 2 एटीपी आंसर करोगे, और आपसे अगर वो कहता है एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, इसका मतलब ऐसी ग्लाइकोलिसिस जो एनएरोबिक कंडीशन में हो रही है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो भी 2 लिखोगे। लेकिन अगर उसने एरोबिक कह दिया तो वो आपको बता रहा है कि वो जो NADH है ना, उसकी एटीपी भी ऐड करो इसमें। तो 2 NADH की 6 एटीपी हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, यूज NADH इन माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म एटीपी। तो मेरे पास क्या हुआ, 2 NADH की कितनी एटीपी आ गई थी? 6, और 2 एटीपी डायरेक्ट थी। दोनों को जोड़ के टोटल कितनी हो गई? 8 एटीपी हो गई। क्लियर है? 8 एटीपी हो गई। क्लियर? तो ये आप कर सकते हो। नंबर ऑफ पायरुविक एसिड ग्लाइकोल खुद से करेंगे, होमवर्क है ये। कितने बनेंगे भाई मुझे बता देना याद से। नंबर ऑफ एटीपी, नंबर ऑफ NADH, पायरुविक एसिड इज शुगर और नॉट। ये पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है, खुद से फैसला करना कि ये शुगर है कि नहीं और क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन NADH और NADPH ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। अब मैं यहां से आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। देखो, मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस तो पूरा पढ़ा दिया, और मैं ये चाहूंगा कि आप इसको याद करो ऐसे, जैसे ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इस तरीके से प्रॉपर लिख कर याद करो, और हर एक स्टेप को बोलना कि इसमें ये किया था, आइसोमराइजेशन क्यों करी थी,
क्लियर। ग्लूकोज में फॉस्फेट क्यों ऐड किया था, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे। उसको फ्रक्टोज क्यों बनाया, क्योंकि मुझे कार्बन बाहर चाहिए था रिंग में। मैंने 3 पीजी से 2 पीजी क्यों बनाया, डबल बॉन्ड लाना था, पोजीशन शिफ्ट इसलिए की थी। 2 पीजी से जब पी बनाया तो पानी निकला है, तो कौन सा बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया। तो ये सारी चीजें आपको अपने मन में बोलनी है जब ये आपने ड्रॉ करना है। इस तरीके से आप ग्लाइकोलिसिस याद करोगे। और मैं चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी तरह के सेल में होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनएरोबिक एंड प्रोड्यूस एटीपी। कौन सा है जो बिना मतलब उसके एनएरोबिक है और एटीपी बनाता है। मैं आंसर भी डिस्कस करूंगा इसके सारे नेक्स्ट क्लास में, आप खुद से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से करोगे, ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद मैं बेटा आपको कुछ थोड़ा सा इसकी एनसीईआरटी बता रहा हूं, एक बार देख लो, है ना, इसको बता ही देते हैं, नहीं तो रह जाती है। देखो, ग्लाइकोलिसिस ग्रीक वर्ड है, ग्लाइकोज, और आप देखना क्या नहीं पढ़ाया मैंने, स्प्लिटिंग। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन्होंने दी थी एम्बेडेन, मेयरहॉफ, परनास, है ना, इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में आप समझ रहे हो, तो ग्लाइकोलिसिस सारे तरह के सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक में भी होती है और यूकैरियोटिक में भी होती है। हम लोग ग्लाइकोलिसिस को एनएरोबिक प्रोसेस मानते हैं एक तरीके से, यूकैरियोटिक में। उसके बाद एरोबिक में और एनएरोबिक में, सब में होती है। तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत तो है नहीं। इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज का पार्शियल, देख रहे हो, हर तरह के पार्शियल ऑक्सीडेशन याद है, मैंने लिखवाया आपको। और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन रहे हैं। इन प्लांट सेल दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज, अभी जस्ट करा हमने, सुक्रोज से आती है, जो एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। और कहां से आती है, स्टार्च से, है ना, कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, है ना, और बाय एंजाइम इन्वर्टेज। एंड ये दोनों मोनोसैकेराइड 6 कार्बन वाले ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव, देखो, ग्लूकोज से बनाएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से बनाएंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आइसोमराइज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, फिर मैंने फिर से क्या किया बेटा, उसको फिर से मैंने क्या किया, उसमें फॉस्फेट जोड़ा है। इन द ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन है, टेक प्लेस कहां पर बेटा, पायरुवेट्स कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म में, है ना। वाइल स्टडिंग द स्टेप, हमारे पास देखो क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें NADH+ बनता है, याद करो हमने बनाया था यहां पे, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को तोड़ा हमने किसमें, डाइहैप और PGL में, दोनों शुगर है। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH और H+ बनता है, किससे, यहां से। दिस इज व्हेन PGL, देख रहे हो PGL है, उसको BPGA मतलब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करते हैं। और 2 रिडॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट, मतलब मैंने क्या किया था बेटा, 2 H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे, और किससे जोड़ा था, NAD+ से, इसे कह रहे हैं 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट। तब मेरे पास NADH और H+ बना था, आप देख लो, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट। ये रिमूव, रिडॉक्स का मतलब H+ और इलेक्ट्रॉन, इनको रिमूव करके किससे जोड़ा, NAD+ को दिया। फिर PGL को ऑक्सीडाइज किया मैंने, उसके साथ में मैंने फॉस्फेट भी जोड़ा बेटा, ठीक है। और BPGA को कन्वर्ट करेंगे 3PGA में, ATP बना लेंगे, क्लियर है। अब आप देख सकते हो अनदर ATP लास्ट स्टेप में बन रही है। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे, कितनी बनी, 2। डायरेक्टली का मतलब, व्हाट इज डायरेक्टली, डायरेक्ट मतलब SLP, डायरेक्ट का मतलब है SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कितनी बनी है, 2 ATP, क्लियर है, ठीक है। तो ये सेल पे डिपेंड करता है, तो आप प्लीज इसे कंप्लीट करो। कल इसके आगे पढ़ेंगे, फेट पढ़ेंगे पायरुवेट का कि क्या होगा, पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या आपको ये सारी बात समझ में आ गई। बहुत ध्यान से समझना, आपको सारी बातें समझ आएंगी। मैंने बार बार रिपीट किया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ग्लाइकोलिसिस को 2 से 3 बार लिखो, सुन लो ध्यान से, 2 से 3 बार लिखो, एंजाइम लिखो, और अपने दिमाग में बिठाओ कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। स्ट्रक्चर याद नहीं करने, सिर्फ समझने के लिए था। एक बार स्ट्रक्चर समझ लोगे तो आप उसको अपने दिमाग में सोच पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जहां आवाज कम थी बेटा उसको देख लेना, मैंने रिपीट कर दिया सारा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बाय।